के लोग रहते हैं। क्या सरकार वहां पर जनजाति छात्रावास खोलने का विचार रखती है तथा जहां पर टीएसपी क्षेत्र नहीं है निम्बाड़ा में और वहां जनजाति क्षेत्र की दो पंचायतें जिसमें 60% 70% वहाँ रहते हैं, वहाँ भी खोलने का विचार है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से हमारी पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री धनलाल जी मीणा साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वहाँ पर जितने भी हुए छात्रावास हेतु आवंटित की जाने वाली निःशुल्क 2.5 एकड़ भूमि जिसके निकट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हो, भूमि का क्षेत्र विद्युतीकृत हो व पानी की पूर्ण उपलब्धता हो, भूमि पक्की सड़क मार्ग से जुड़ी हुई हो व सुरक्षा क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हो एवं आवंटित की जाने वाली भूमि से हाई लाइन नहीं गुजर रही हो, ऐसे स्थान पर नवीन छात्रावास खोले जाने का निर्णय सक्षम स्तर पर से लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य का चिंता सही है कि वहाँ पर भी जनजाति क्षेत्र के बालक हैं, बालिका छात्रावास है लेकिन बालक एक भी नहीं है। लेकिन आपकी चिंता क्योंकि पिछली बार वहाँ पर एक प्रभावशाली नेता थे, वहाँ के विधायक थे, उन्होंने चिंता नहीं आपके चिंता की, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। आपने ये चिंता जाहिर की, इसलिए आप अपना प्रस्ताव बनाकर भेजें। साहब से पूछिए, आपको एक पूरा प्रश्न और उत्तर मिलेगा तो निश्चित रूप से उनको ध्यान में रखते हुए हम वहाँ पर खोलने के लिए ये सारे अगर नॉर्म्स पूरा करते हैं तो गुणावगुण के आधार पर उस पर निर्णय किया जाए। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ साहब। मैं आपको जो भी नॉर्म्स पूरे करते हैं वो लिस्ट आपको दे दूंगा और मुझे विश्वास है आप खोलेंगे। मैं सेकंड प्रश्न पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि वर्तमान में निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी छात्रावास हैं उसमें क्षमता बढ़ाने पे आप विचार करते नहीं करते, क्योंकि क्षमता कम, रूम कम है और क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ जो आपको मैंने पूछा था पहले, आपने बताया भी है, बच्चियों के छात्रावास अधिकतर है, बच्चों के छात्रावास खोलने का भी आप विचार रखते हैं, ये जवाब देते हैं आप। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, आपने कहा कि वहाँ पर एक भी बच्चों का छात्रावास नहीं, केवल मात्र एक है। दूसरा आपने क्या कहा थोड़ा सा, क्योंकि मैं सुनता कम हूँ, थोड़ा बहुत वापस संख्या बढ़ाएंगे, संख्या बढ़ाने के लिए। हाँ, क्योंकि क्षमता वृद्धि का कई जगह से मांग आती है और आवश्यक है, क्योंकि छात्रों की संख्या बड़ी है तो निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे। बिला जी, अगला प्रश्न मेरा नाम चौधरी, जो प्रश्न संख्या 382। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हाँ, DIL RMP योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र ओसिया के अंतर्गत आने वाली तहसील ओसिया, तिवरी तथा बावड़ी के समस्त गांवों के राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन के तहत सेग्रीगेशन का कार्य पूर्ण कर जमाबंदियों को ऑनलाइन किया जा चुका है। खंड द्वितीय, विधानसभा क्षेत्र ओसिया में राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन के दौरान नक्शे में दर्ज गलत तरमीमों में शुद्धिकरण हेतु प्राप्त आवेदन का तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है। ओसिया में आवेदन प्राप्त हुए 132, जिसमें 109 का निस्तारण कर दिया गया है 23 से। बावड़ी में 392 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 373 निस्तारण कर दिए गए और 19 बाकी हैं। तिवरी में 124 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 83 का निस्तारण हो चुका है, 41 बाकी है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत तरमीम नक्शे संबंधी लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त करने का प्रावधान है। संबंधित उपखंड न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है। अलग से विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य। जो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहूँगा, ये बड़ा सीरियस ये जो प्रश्न है। वहाँ गांव के लोगों की पूरी शांति जो है भंग हो गई। ज़मीनों की तरमीम जो एक्चुअल में जो लट्ठा जो नक्शा है उसमें तरमीम तो सही है, लेकिन जो डिजिटल ये जैसे भू अभिलेख के ये जैसे जिस एजेंसी ने जो ये सर्वे किया है
ये उनकी गलती से या फिर पटवारी या आरआई की गलती से पूरे गांव की ज़मीनों की तरमीम जो है वो अस्त व्यस्त कर दी है। उसका जिम्मेवार जो सर्वे एजेंसी है या फिर पटवारी है, और जो जिम्मेवार है उनके खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि पूरे गांव की ज़मीन का तरमीम और लट्ठा नक्शा एकदम सही है, लेकिन ऑनलाइन में उन्होंने अपने मन मर्जी से कर दिया। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? उत्तर आने दीजिए, क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों के माध्यम से पूरी तरह से ये बात स्पष्ट है कि नक्शों में तरमीम और ये सब इनमें त्रुटियां हुई है। मैं आपके माध्यम से सदन को ये विश्वास, क्योंकि इसमें प्रावधान है राजस्थान भू राजस्व नियम 1957 नियम 166 के तहत जरिए फर्द बदर शुद्ध करने हेतु मंडल के प्रतांग भेजने के लिए 7/11/2019 को समस्त कलेक्टरों को इसका शुद्धिकरण के लिए भेज रखा है। इसी प्रकार तहसील ऑनलाइन के पश्चात यदि नक्शों में किसी प्रकार की अशुद्धि रही हो तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तरमीम शुद्धि किए जाने हेतु कलेक्टर को निर्देशित कर रखा है। इसी प्रकार उत्तर आने दी पूरा, आप बोलो, आप पूरा करो। आप हो गया, ये दो प्रावधान है। ब्राजो, हाँ। मान्य और जो माननीय अध्यक्ष महोदय, एक किसान घर में बैठा है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसके नक्शे और जो तरमीम जो पहले से ही सही थी, जो सर्वे एजेंसियों ने, जिन्होंने डिजिटल भू अभिलेख जो बोलते सर्वे एजेंसी ने और पटवारी ने जो गलती की है, अब वो 136 के अंदर वो एसडीएम के वहाँ चक्कर के ऊपर चक्कर काट रहा है और वहाँ पर वकील करता है, और वहाँ कभी तहसीलदार नहीं मिलेगा, कभी एसडीएम वहाँ सीट पे नहीं बैठेगा। उसकी तो शांति भंग हो गई। पिछले कम से कम 7-8 महीनों से इस प्रकार की समस्या चल रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपके सर्वे वाली एजेंसी है, जो पिछली सरकार में 2020 और 21 में जिस सर्वे एजेंसी को ठेका दिया है, उसके खिलाफ आप कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते? माननीय मंत्री जी, अब माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलो, जल्दी बोल रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे आने उत्तर आने दीजिए। विपक्ष के नेता जो शेम कर रहे हैं, ये पूरा काम आप अपना उत्तर दीजिए। इन्हीं के माध्यम से हुआ है। परंतु मैं आपको बता दूं, कलेक्टर जोधपुर ने हाल ही में जोधपुर जिले में ये ऑनलाइन जो त्रुटियां हुई है उसके लिए विशेष अभियान चलाने का प्रावधान किया है। मैं आपके माध्यम से सदन को ये अवगत कराना चाहता हूं कि इन सभी, क्योंकि शो मोटो के माध्यम से भी ये त्रुटियां का निस्तारण एसडीओ और तहसीलदार के माध्यम से किया जा सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरे क्षेत्र में, क्योंकि इसमें किसान की कोई गलती नहीं, गलती तहसीलदार पटवारी के माध्यम से और जो सर्वे रिसर्वे और ये करने वाली कंपनी के माध्यम से हुआ है। शो मोटो के माध्यम से इसका पूरा निस्तारण आने वाले समय में किया जाएगा। अगला प्रश्न श्री कांति प्रसाद। संख्या 383 उत्तर मेरे पास आ गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि हर वर्ष मोहरम तो डाली जाती है पर उस रोलर नहीं चलाया जाता, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है अगर जिस तरीके से मोहरम डाले उसमें रोलर भी चलना चाहिए ताकि आने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी नहीं हो। प्रश्न दूसरा मेरा ये है कि रणथंभौर भी नेशनल पार्क है, सरिस्का भी नेशनल पार्क है, वहाँ गणेश जी के मंदिर में इंटरलॉक टाइल डली हुई है, फिर हनुमान जी के मंदिर में इंटरलॉक टाइल डलाने में आपको क्या दिक्कत आ रही है, जबकि सरकारी मंदिरों के नाम से, गायों के नाम से बनी है। तो माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम सरकार से भी निवेदन है, जब मंदिरों के प्रति इतनी चिंता है तो आपको पांडुपोल हनुमान जी के यहाँ भी माननीय सदस्य इंटरलॉक टाइल। निवेदन नहीं, प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने सरिस्का स्थित पांडुपोल मंदिर को लेकर जो प्रश्न किया है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये कहना चाहूँगा कि गत सरकार में आपकी बैसाखी के ऊपर ही वो सरकार टिकी हुई थी।
और आप चाहते तो उसमें वो सड़क बनवा सकते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सदन में बजट प्रस्तुत किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर स्थिति में वन संरक्षण के लिए पेज नंबर 43 पर प्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं और वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण में सरिस्का स्थित पांडुपोल और रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी के लिए ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ईवी बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ई बस का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है, तो निश्चित रूप से आवागमन के लिए अच्छी साधन सड़क की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त भी करता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरिस्का को ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण से मुक्त करने और श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों को सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरिस्का गेट से टहला गेट एवं पांडुपोल मंदिर मार्ग पर अच्छी गुणवत्ता की ग्रेवल सड़क बनवा करके वहाँ पे आवागमन में आने वाले श्रद्धालुओं को और जो टूरिस्ट आते हैं उनको अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए मैं आपके बीच में सदन के बीच में घोषणा भी करता हूँ। अगला प्रश्न है ये पूसाराम गोदारा। प्रश्न का उत्तर आ चुका है। प्रश्न संख्या 3901 354 नंबर पर माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि आपने 1.5 लाख रुपए की साख सीमा की लिमिट बताई है, एसटी लोन की और कृषक मित्र योजना की 3 लाख और एमटी लोन की 10 लाख रुपए बताई गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या इस लिमिट के अनुसार कितना प्रतिशत वास्तव में एसटी और एमटी लोन किसान को या सहकारी समिति के सदस्य को दिया जाता है? कृपया ये बताएं कि कितना लोन दिया जाता है। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रतनगढ़ से आने वाले विधायक जी ने जो प्रश्न पूछा है उसकी जो है उनको सूची उपलब्ध करा दी गई है। परिशिष्ट 1 पर है कि रतनगढ़ विधानसभा में हमने जो ऋण उपलब्ध कराया है 2022-23-24 में 10,162 किसानों को 5704 लाख रुपए का ऋण किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया गया और चूरू जिले में 86,853 किसानों को 463 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया। एमटी ऋण के कोई आवेदन हमें प्राप्त नहीं हुए, अगर आवेदन प्राप्त होंगे तो निश्चित रूप से उनको भी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 1.5 लाख की लिमिट सैंक्शन के विरुद्ध में ये एक सदस्य को इनके उत्तर के मुताबिक 5,600 रुपये मिलते हैं, क्या वो फसल बिजाई बीज के ही पैसे 5,006 रुपये नहीं होते? एक सदस्य को मात्र 5,500 रुपये दे रहे हो और उसकी लिमिट 1.5 लाख की है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि किसान हित में लिमिट के अनुसार उनको एसटी लोन दिया जाए। एमटी लोन के लिए आवेदन है, कृषि सार्थक कृषि मित्र के लिए भी आवेदन है, लेकिन आपकी बैंकों द्वारा उन्हें लोन नहीं दिया जा रहा है। ये सत्य था, इसलिए कारण बताए कि उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। प्रश्न बताइए। माननीय सदस्य द्वारा जो एमटी लोन और अल्पकालीन ऋण की बात की जा रही है कि अल्पकालीन ऋण जो है वो कम लिमिट से थोड़े से कम दिए जा रहे हैं, तो ऋण माफी के बाद थोड़े देर साहब 5,000 रुपये देते हैं, 1.5 लाख। हाँ, उत्तर सुन लीजिए। मैं उसका पूरा बता रहा हूँ ना आपको। ऋण माफी के बाद में जो पुराने ऋणी थे उनको तो हम 50,000 से प्रतिवर्ष 5% बढ़ा करके उनको हम दे रहे हैं चूरू जिले में, और जो नए सदस्य जुड़े हैं पिछली बार हमने इस साल भी 5 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का हमने लक्ष्य लिया है और इस साल हमने लिमिट भी बढ़ाई है। निश्चित रूप से सरकार की मंशा किसानों को अधिकतम ऋण उपलब्ध कराने की है। निश्चित रूप से हम जो भावना है सदस्य महोदय की, हम उनको अधिकतम ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।
और करना चाहूंगा कि व्यवस्थापकों को जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं और अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं, समितियां उनको पेमेंट कर रही है, उनको आपने नियमित करने का इरादा नहीं बताया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतना भ्रष्टाचार और उनको यह नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है, और कारण इसमें स्पष्ट नहीं किया गया उत्तर में कि नियमित नहीं किया जा सकता, और क्या इनका ट्रांसफर पॉलिसी भी बनाने का इरादा रखते हो क्या? बैठिए माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य द्वारा व्यवस्थापकों को नियमितीकरण के लिए भी पूछा गया है, तो अभी तो वर्तमान में तो कोई हमारे पास प्रस्ताव अभी है नहीं उपलब्ध, और इस पे माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बूंदी और अजमेर जिले के जो व्यवस्थापक हैं वो न्यायालय में अपने लिए गए थे और वहाँ से मामला विचाराधीन है और कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया है। तो जैसे ही वहाँ से स्टे खुलने के बाद में परीक्षण करते ही उनको नियमित करने की प्रक्रिया सरकार अगला द्वारा प्रश्न प्रारंभ की है श्री हरिमोहन शर्मा। 385 माननीय मंत्री जी। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बूंदी में गत 3 वर्षों में विद्युत वितरण तंत्र में सुधार हेतु अधिक भार वाले 33 केवी व 11 केवी के फीडरों का विभाजन करना, नए ट्रांसफार्मर की स्थापना करना एवं टेढ़े मेढ़े क्षतिग्रस्त पोलों को सही करना या नए पोल इत्यादि कार्य के लिए आवंटित राशि का वर्षवार संख्यात्मक विवरण पृष्ठ अ पर उपलब्ध है। प्रसारण तंत्र के अंतर्गत 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन रायथल व संबंधित लाइनों का निर्माण कार्य पूर्ण करके दिनांक 30/5/2024 को स्थापित किया गया है। आवंटित राशि का वर्षवार विवरण पृष्ठ ब पर उपलब्ध है। खंड 2 उक्त आवंटन राशि में से व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण पृष्ठ ब पर उपलब्ध है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी लेना चाहता हूं कि जो RDSS के लिए जो धनराशि बूंदी विधानसभा क्षेत्र तथा बूंदी जिले के लिए जो स्वीकृत की गई है, उस स्वीकृत राशि में से अब तक कितने प्रतिशत राशि खर्च की गई है। दूसरा मेरा ये है कि जो 23-24 और 24-25 तक मेरी जानकारी के हिसाब से RDSS के लिए जून 25 तारीख फिक्स है और जून 25 तारीख तक उनको पूरा काम करना है। तो ये जो शेष राशि बची है, इसके लिए आप समय पर फीडर सुधार के लिए क्या कदम उठाएंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, बूंदी जिले में RDSS के माध्यम से 114.96 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। उसके विरुद्ध अभी तक 15.9 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जून 25 तक ये काम पूरे होने थे, निश्चित रूप से ये काम जून 25 तक पूरे होने हैं। इस पर कार्य प्रगति पर है। ये कार्य आदेश पूर्ववर्ती सरकार के समय दिए गए थे, लेकिन उस समय जब टेंडर किए गए, टेंडरों में जो उनके फीडर हैं, जो उनकी जो सामान लगने चाहिए थे और उनकी सही तरीके से उनमें भिन्नता आने से वो कॉन्ट्रैक्टर इस काम को लेट भी कर रहे हैं, समय पर नहीं कर रहे हैं। हमने सरकार में आने के बाद मॉनिटरिंग शुरू करी है। अभी लगभग उनकी प्रगति कुछ आई है, फिर भी जो अपेक्षा की जा रही है उससे काफ़ी धीमी प्रगति है। इनको फिर हम वापस मॉनिटरिंग भी करेंगे। अगर ये ठेकेदार समय पर काम फिर पूर्ण नहीं करते हैं, लेट करते हैं, तो इन संवेदकों के खिलाफ हम कार्रवाई भी प्रस्तावित करेंगे। माननीय सदस्य ने और जो ये कार्य RDSS के लिए पूछा है, तो उनमें आपके 33 केवी के आप फीडर जो है वो उस पर भी 98 लाख का कार्य पूर्ण हो चुका है, जो 4 फीडरों का विभक्तीकरण का काम है। एक आपके 11 केवी के 17 फीडरों का विभक्तीकरण पर भी 164.67 लाख का काम पूर्ण हो चुका है। 11 केवी के एक फीडर का कृषि और कृषि पृथकीकरण में भी 2.5 लाख का कार्य पूर्ण हो चुका है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक 114 करोड़ में से 15% राशि खर्च हुई है
और टारगेट पूरा करना है इनको 26 जून 25 में। तो ये मुझे लगता नहीं है कि ये संभव हो कि सारा फीडर सुधार का कार्यक्रम 25 तक कर दे। इसलिए एक तो मेरा अनुरोध आपके माध्यम से ये है कि मॉनिटरिंग इतनी सख्त आपकी तरफ से होना चाहिए कि ये अपनी जो धनराशि है इसका सही समय पर उपयोग हो जाए। दूसरा मेरा प्रश्न सर, सब डिवीजन तालाड़ा में 2015 के कनेक्शन अभी तक नहीं हुए। 2015 के जिस कॉन्ट्रैक्टर को यह काम दिया गया और जो उसका टाइम पीरियड था उसको 2 साल से भी ज्यादा गुजर गए और 10,000 रुपए लेके तो वो सामान दे रहा है। मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया था, एक सेकंड, आपसे पूर्व में भी निवेदन किया था कि 15 के कनेक्शन नहीं होने के कारण सरकार 16 और 17 के कनेक्शन जारी नहीं कर पा रही है। दूसरी जगह 16 और 17 के हो गए। तो मेरा हाँ यही मैं कह रहा हूँ, चर्चा हो चुकी है। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि शीघ्रातिशीघ्र उन 15 के कनेक्शन पूरे करवा करके आप टाइम बाउंड 16 और 17 को तो दो, दूसरी जगह 17-18 के हो गए तालाड़ा में, अभी 15 ही लटका हुआ है। माननीय मंत्री जी, आपने बिजली की चर्चा में सारी बातें कह दी हैं। अरे आपने कह दी है। अगला प्रश्न, अब जो बताना है आपको, कुछ आपको कहना बताओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 2023-2024 से 30/6/2024 तक इनके जो कृषि कनेक्शन हैं वो 1,195 कृषि कनेक्शन लंबित हैं और निश्चित रूप से इन लंबित कनेक्शनों के लिए जो कृषि कनेक्शनों के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने टर्न के आधार पर जो ठेकेदारों को काम दिए, उन ठेकेदारों ने काम समय पर नहीं किया। हमारी सरकार ने उस प्रगति को रिव्यू किया है। अब हमने ये तय कर दिया है कि जिसने जितना खंबे तार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है वो उतना काम पूरा करके आगे के काम के लिए उनको हमने नोटिस देके मना कर दिया है कि वो काम नहीं करें। और वो कनेक्शन भी जो आप समस्या बता रहे 16 तक के नहीं, जो ट्रांसफार्मर नहीं दे पा रहा है, अगर वो अभी नहीं देता है तो हमारा विभाग उनको वो ट्रांसफार्मर देगा और बाकी आगे के कनेक्शनों को हम विभागीय आधार पर CLRC के आधार पर जारी करेंगे। अगला प्रश्न देवेंद्र जोशी। प्रश्न संख्या 380। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को उत्तर मिल गया है। मेरा पूरक प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 2 के जवाब में लिखा गया है कि गुणवत्ता की जांच संबंधी सूचना परिशिष्ट क पर उपलब्ध है, जबकि परिशिष्ट क के बिंदु में जांच के बारे में केवल यह अंकित है कि गुणवत्ता जांच समय समय पर कराई जाती है। यह अधिकारियों द्वारा मेरे प्रश्न की अवहेलना की गई है। मेरा प्रश्न था कब कब कराई गई कि कोई उसमें सूचना नहीं है, कराई जाती है, ये बहुत वाइड टर्म्स है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई रिकॉर्ड, क्योंकि ये पूरा का पूरा राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर में शारीरिक शिक्षक महाविद्यालय में चालू किया गया, इसका कोई औचित्य नहीं था। लेकिन मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ, पूर्ववर्ती सरकार ने भ्रष्टाचार के मंसूबों से इस संस्थान को करोड़ों रुपए दिए और वो कार्य की गुणवत्ता भी ठीक नहीं थी। मेरा पहला प्रश्न है कि इस कार्य की गुणवत्ता की जांच कब कब की गई और किस एजेंसी से की गई, ये कृपया मंत्री महोदय बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य क्रीड़ा संस्थान जोधपुर के अंदर राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के अंदर परिसर में चल रही है। 2023 के अंदर इसको स्थापित करा गया था और अभी तक तकरीबन 61 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हुए और काफ़ी जो, क्योंकि पिछले साल ही इसको शुरू करा गया था, काम अभी चल रहा है, कुछ कार्य पूरे हो गए हैं, कुछ कार्य अभी भी चल रहे हैं। जिस भी एजेंसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उस एजेंसी की डिज़ाइन और आर्किटेक्ट्स हैं वो इसकी निरीक्षण करते हैं लगातार, और बनने के बाद भी जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद में भी इसका निरीक्षण होता है। क्योंकि हाल ही में हुआ है, इस वजह से ये लिखा गया है कि जब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होता है तब तक इसके ऊपर जिस एजेंसी की जिम्मेदारी होती है वो जांच करती है। माननीय सदस्य का जो दूसरा प्रश्न है जिसके ऊपर मुझे लगता है उनका फोकस है कि इसके ऊपर क्या सोच विचार है सरकार का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के बीच में भी रखना चाहता हूं कि सोच ठीक था, लेकिन
जहां डिग्री दे रहे हैं वो, माफ़ कीजिए, जहां डिप्लोमा दे रही है ये राज्य क्रीड़ा परिषद, हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेकर आ रहे हैं जो डिग्री देगी, और उसके साथ साथ हर संभाग के अंदर एक कॉलेज होगा, वो भी डिग्री देगी। तो अब जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो इस बजट में अप्रूव हुई है, उसके अंदर डिग्री भी मिल रही है और डिप्लोमा भी मिल रहा है। इस कारण से ये राज्य क्रीड़ा संस्थान के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, इसको वापस से चिंता करने की सोच विचार की जरूरत है। माननीय सदस्य कुछ पूछना? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस संस्थान में अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है? दूसरा, इस संस्थान के भविष्य के बारे में राज्य सरकार की क्या मंशा है? क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा है ना, तीसरी पार्टी को वहाँ एंटर करना सीधा सीधा लगता है भ्रष्टाचार का कोई बड़ा खेल है। माननीय मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करें कि आज तक कितने बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया और आगे इसके लिए सरकार की क्या मंशा है? माननीय मंत्री जी। अभी भी उस पर काम चल रहा है। वहाँ पे जो खिलाड़ियों का प्रशिक्षण हो रहा है वो राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के माध्यम से हो रहा है, और जैसे मैंने अपने पिछले उत्तर में कहा कि इसके ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत है, क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि हम एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेकर आ रहे हैं जिसके हर संभाग में कॉलेज होंगे। अगला प्रश्न है यादूराम। प्रश्न संख्या 387। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क करवाए जाने हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2021-22 से प्रारंभ की गई थी। खंड 2। जी हाँ, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों का जिलेवार, वर्गवार एवं परीक्षावार सीटें आवंटित कर अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर पात्र अभ्यर्थियों का मेरिट आधार पर विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग हेतु चयन किया जाता है। उक्त दिशा निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 3। जी हाँ, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अंतर्गत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक बाड़मेर जिले के लाभार्थियों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है। वर्ष 2021-22 लाभान्वितों की संख्या 210, वर्ष 2022-23 लाभान्वितों की संख्या 375, वर्ष 2023-24 लाभान्वितों की संख्या 772। कुल अभी तक बाड़मेर जिले में 1357 लोगों को इस योजना से लाभान्वित किया गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, क्या सरकार निःशुल्क अनुप्रति कोचिंग योजना को आगे भी सतत जारी रखने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो इसमें और भी क्या क्या सुधारात्मक प्रयास किए जा सकते हैं ताकि ग्रामीण तबके के गरीब तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि पूर्व सरकार द्वारा प्रथम बार वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को लागू किया गया। पहली बार इसमें 10,000 स्टूडेंट के लिए आरक्षित की गई थी। जब 2022-23 आया तो उसमें संशोधन करके 15,000 विद्यार्थियों के लिए इसको लागू किया गया। वर्ष 2023-24 में जब इस योजना को लाभ अधिकतम लोगों को मिलने लगा तो सरकार ने इसकी संख्या बढ़ाकर 30,000 कर दिया। और जब ये सरकार ने योजना लागू की, विद्यार्थियों में अच्छा मैसेज भी गया और 30,000 के बदले में पिछले साल तक लगभग 20 से 22,000 के करीब स्टूडेंट इस कोचिंग योजना के अंदर लाभान्वित हो रहे थे। मैं माननीय सदस्यों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार ऐसी किसी योजना को बंद करने का विचार नहीं रखती जो राजस्थान की जनता के छात्रों के हित में है। निश्चित ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना को और अधिक बेहतर तरीके से लाने के लिए और जो आरक्षित वर्ग के जिसके बारे में आपने बताया है उनको भी अधिक लाभ देने के लिए इस योजना के अंदर और संशोधित करने का प्रयास कर रही है ताकि लोगों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आर्थिक रूप से पिछड़े तथा असक्षम अभ्यर्थी जो बड़े शहरों में रहकर अपना खर्चा नहीं उठा सकते, उनके लिए विशेष आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु कोई नवीन नीति बनाएंगे या क्या क्या नवीन सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे? माननीय मंत्री जी। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पहले से ही इस योजना की 3 बार संशोधन हुए, 21-22, 22-23, 23-24 में लगातार सकारात्मक संशोधन हुए। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, चाहे बीपीएल के हैं, चाहे एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के हैं,
दिव्यांगजन हैं, उन सबको इस कैटेगरी में अलग लाभ दिया गया, जिसकी सूची मैं माननीय सदस्यों को देना चाहता हूँ। आप इसके बाद मेरे से ले लें। और इसी अगस्त के अंदर हम लोग एक नई पॉलिसी जारी करना चाह रहे हैं। उसमें पहले से प्रावधान है कि 40,000 रुपये हम लोग ऐसे विद्यार्थियों को दे रहे हैं जो अपने घर से जहाँ कोचिंग संस्थान है वहाँ से दूर आकर पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं। लेकिन जब इस स्कीम के बारे में मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को भी आश्वस्त करना चाहूँगा, चूँकि इस विभाग के मंत्री रहे हैं, आप और हम मिलकर ऐसी एक योजना लाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे राजस्थान के उन हजारों बच्चों को इस निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ मिले। उन गरीब माँ बाप को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो उन बच्चों को ऐसे प्रतिष्ठित और जो नॉन प्रतिष्ठित संस्थान है उसके माध्यम से उनको आर्थिक रूप से कमजोर है उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और जब नीति बन जाएगी, पहली कॉपी तो मैं दूंगा आपको, दूसरी कॉपी नेता प्रतिपक्ष महोदय को, उसके बाद सारे विधायकों को कॉपी देंगे ताकि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर उन लोगों को इसका मैसेज भी जाए और उसका फायदा उठा सके। अगला प्रश्न थावरचंद, श्री थावरचंद, भाई तैयारी करके आओ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 जिला प्रतापगढ़ में विधानसभा क्षेत्र दरियावद के उपखंड दरियावद में विगत 2 वर्षों में कुल 9 शिकायतें प्राप्त हुई है एवं जिला सलुम्बुर के लसाड़िया एवं जलारा क्षेत्र की किसी उचित मूल्य दुकान की लिखित शिकायत विगत 2 वर्षों में प्राप्त नहीं हुई है। विधानसभा क्षेत्र दरियावद में उक्त 9 शिकायतों में 6 उचित मूल्य दुकानदारों का निलंबन एवं 2 उचित मूल्य दुकानदारों की प्रतिभूति राशि जब्त की गई एवं 1 की शिकायत निराधार पाई गई। खंड 2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता व कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जारी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण, निलंबन तथा निरस्तीकरण की कार्रवाई किए जाने के प्रावधान है तथा विभागीय परिपत्र दिनांक 7/9/2017 एवं 23/5/2018 द्वारा राज्य जिला तहसील उचित मूल्य दुकानदार स्तरीय सतर्कता समितियों द्वारा उचित मूल्य दुकानों के खुलने, आवंटन, आपूर्ति, पहुंच एवं वितरण पर निगरानी हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य दुकानों पर बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन वितरण ऑनलाइन पोस्ट मशीन की सहायता से किया जा रहा है। साथ ही बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने पर आइरिस मशीन के द्वारा भी सत्यापन किए जाने की सुविधा है। वर्तमान में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राज्य में पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में राज्यों राशन की दुकानों पर डिजिटल वे ब्रिजेस को उपलब्ध करवाकर नवीन 4G पॉइंट ऑफ सेल पोस्ट में संयोजन के उपरांत लाभार्थियों को ऑटोमेटेड प्रक्रिया द्वारा राशन सामग्री की प्राप्ति हो सकेगी। वर्तमान में प्रदेश की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित लाभार्थियों की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पोस्ट मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन KYC करवाई जा रही है। माननीय सदस्य, वर्तमान में जब जांच चले तब तक अन्य को देने का विचार रखते हैं क्या? बिल्कुल, अभी हमने चार्ज दिया गया। आपके विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 15 दुकानें अटैच है। आपके 145 दुकानें हैं, जिसमें 2 निलंबित है और 13 रिक्त है, तो उन 15 दुकानों का अटैच चार्ज दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब ये राशन डीलर हड़ताल पे ही हैं तो ये बट कैसे रहा है? एक तो इसका जवाब, और दूसरा अगर दरियावाद से ही पूछना है। दरियावाद से ज्यादा प्रश्न है। ये तो कॉमन है सब पूरे प्रदेश, कॉमन वाला है ही नहीं इसमें, इन्होंने प्रदेश पूछा ही नहीं है। नहीं, ये ना राशन वितरण प्रणाली पूरे राजस्थान की सेम है साहब, और हड़ताल भी पूरे राजस्थान में है। मेरा ये स्पेसिफिक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति, पहला तो ये हड़ताल है वो कब तक समाप्त हो जाएगी? दूसरा, ये कोई व्यक्ति किसी माह में अगर राशन नहीं ले पाता है तो उसको आगे क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहूँगा कि जो राशन डीलरों की जो बात है उनके लिए हमारा प्रयास चल रहा है समाधान का। ये पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने जो कार्य नहीं किया उसी के बलबूत उनको आशा कुछ हमारी सरकार से, तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि आपस में बैठकर, क्योंकि वो भी हमारे राशन डीलर भी उचित मूल्य दुकानदार हैं, वो भी इस कड़ी के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, उनके साथ बैठकर इस समस्या का समाधान कराया जाएगा। और दूसरा प्रश्न आपका कि जिसको नहीं मिला है तो उसको हम बिल्कुल अगले महीने में देने का नियम करेंगे कि ताकि उसको राशन डीलर मिले। बात का आपका प्रश्न है। श्री रामविलास बैठिए। नो अंकित नहीं, बैठो। श्री रामविलास, नो श्री रामविलास। अगला प्रश्न है श्री गोपाल शर्मा, बैठिए। आपने पूछ लिया इन्होंने। 390
अरे आप बैठिए, ये प्रश्न का धैर्यवाद का, बैठिए, बूंदी का हो तो बात करो। माननीय 390 बैठो। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र माननीय सदस्य मांडलगढ़ में जनवरी 2018 से जून 2024 तक कोई नवीन पटवार मंडल सृजित नहीं किया गया है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ में कुल 68 पटवार मंडल आते हैं। उक्त में स्वीकृत कार्यरत व रिक्त पदों का नामवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 3 वर्तमान में राजस्व विभाग में पटवारियों के रिक्त पद 1963 पदों पर भर्ती हेतु राजस्व मंडल के पत्र दिनांक 19/6/2024 द्वारा अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को भिजवाई हुई है। भर्ती कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत रिक्त पदों को भरे जाने की कार्रवाई की जा सकेगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि मेरे विधानसभा में एक पंचायत तो 2000 की पॉपुलेशन है, एक पंचायत 10,000 15,000 वोटर है, वहाँ पे भी एक पटवार मंडल है और छोटे में भी एक पटवार मंडल, जैसे मांडलगढ़, बिजोलिया, बिगोद, बहुत बड़े कस्बे हैं, वहाँ पे एक पटवार मंडल, वो भी 2-2 पटवारी को दे रखे हैं। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अब वो नवीन पटवार मंडल के पद सृजित करना चाहते हैं या नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में प्रदेश में कुल 1035 नवीन पटवार मंडलों को उन्होंने प्रश्न जो पूछा है कि उनके एक पटवार जो है कई परिवार और गांव के ऊपर है, उस पर क्या करने वाले हैं? आप पूरा पूछा ही नहीं, आपने सुना ही नहीं सुना अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ। हाँ, उसी का बताओ। ये 1009 खाली पद तो आपने पढ़ लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य महोदय को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पटवार मंडल के जो मापदंड हैं, उन मापदंड में अगर ये गांव आते हैं तो इनको बनाने की प्रक्रिया की जाएगी। दूसरा क्वेश्चन मेरे विधानसभा में 48 मंडल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र में बहुत सी जगह तो 3 पंचायत में 1 पटवारी और बहुत सी जगह छोटी पंचायत में केवल 1 पटवारी, तो ये असमानता कैसे? सबको बराबर करने का निर्णय करोगे या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य महोदय को ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा असमानता कुछ है तो उसको दिखवा के पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाएगा। ठीक है। श्री जुबेर खान। प्रश्न संख्या 391। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, अलवर जिले के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में कुल 71 केमिकल इकाइयां हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट ए पर संलग्न है। रीको द्वारा अलवर जिले के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना नहीं की गई है। खंड 2 मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जल प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा लापरवाहीवश दुर्घटनावश औद्योगिक उचिष्ट के इकाई परिसर के बाहर नाले में प्रवाहित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उद्योग के घरेलू उचिष्ट मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के आसपास के गांव रीको कॉलोनी से भी घरेलू उचिष्ट जनित होकर मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के नालों में प्रभावित होते हुए हंस सरोवर बांध में पहुंच रहा है। इसकी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निरंतर रूप से औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जाकर जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की जांच की जाती है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उद्योगों में स्थापित उपचार संयंत्र ईटीपी व अन्य उपाय सुचारू रूप से संचालित हैं अथवा नहीं, तथा दोषी उद्योग पर जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों को बंद कराना, विद्युत एवं जल संबंध विच्छेद कराना, पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि ईसी अधिरोपित करना इत्यादि शामिल है। वर्तमान में दूषित पानी से विगत 3 वर्षों में किसी भी प्रकार के पशु पक्षियों की मौत की सूचना पशुपालन विभाग के संबंधित नजदीकी पशु चिकित्सालय भाला को प्राप्त नहीं हुई है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी भी अलवर जिले से आते हैं। 71 केमिकल इकाइयां लग रही हैं
लेकिन कोई एसटीपी वहाँ नहीं लगा हुआ है। ये सारा पानी बह के जाता है हंस सरोवर में। पानी का कलर चेंज हो गया। पशुओं को ये 90 से तो मैं ये मामला उठा रहा हूँ बार बार। अब लोग क्या रिपोर्ट करें पशु चिकित्सालय में गए, हमारी गाय मर गई या भैंस मर गई, कोई कार्रवाई होती नहीं है। तो मेरा मंत्री जी आपसे निवेदन है कि कोई ऐसी ठोस कार्रवाई करें कि एसटीपी प्लांट लगे। इतनी बदबू आती है। आपका तो कभी कभी गांव है रहा है, वहाँ जाके देखिए शाम को क्या हालत होती है। लोग खाना नहीं खा पाते, इतनी मक्खियाँ आ जाती हैं, मच्छर आ जाते हैं। सदस्य प्रश्न पूछो। तो मैं तो टू द पॉइंट ये निवेदन करना चाह रहा हूँ अध्यक्ष जी, प्रश्न पूछो आपके माध्यम से कि आज इस बात को 35 साल हो गए, कभी न कभी तो इसका निदान कराइए। चलिए। और आज आप अलवर के मंत्री होके इसके निदान नहीं करा पाए। ये नेता प्रतिपक्ष अलवर के नहीं करा पाए, आप और मुझ जैसा एमएलए नहीं करा पाया, तो फिर कौन करा पाएगा मुझे बता दो। राजू, माननीय मंत्री जी करके अलवर का जरूर कल्याण कराएंगे। अभी भी अलवर के पास ही है, पहले भी अलवर की। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोलो। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पीड़ा व्यक्त करी है, निश्चित रूप से उस पीड़ा से चाहे मैं हूं चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, क्योंकि हम उसी जिले से आते हैं और बिल्कुल नज़दीक ही हमारी विधानसभा लगी हुई है और दिल भी नजदीक है और हमारा दिल भी बहुत मिला हुआ है, हम भली बात ही जानते हैं। लेकिन और जो विश्वास आपने अपने इस भाई पे व्यक्त किया है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कोई ना कोई ठोस नीति बना करके इस समस्या का निस्तारण, स्थायी समाधान करूंगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। साथ ही साथ सीटीपी अथवा एसटीपी की स्थापना का विषय उद्योग विभाग, रीको तथा औद्योगिक एसोसिएशन के विशेष परियोजना वाहन से संबंधित है। तथापि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इस संबंध में भी यथा आवश्यक प्रयास किए गए हैं। रीको लिमिटेड अलवर से प्राप्त जानकारी के अनुसार मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में सीटीपी की स्थापना हेतु मैसेस अशोका लीलैंड के पीछे 20,000 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया जा चुका है, ये जानकारी आपके पास है। तथा मत्स्य औद्योगिक संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार एसपीवी मत्स्य वेस्ट ट्रीटर्स एसोसिएशन का गठन भी किया जा चुका है। अतः इस संबंध में रीको लिमिटेड उद्योग विभाग द्वारा इस संबंध में यथाशीघ्र सीटीपी की स्थापना के संबंध में उचित निर्णय लेकर उसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाना जरूरी है। इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं मंत्री होने के नाते रीको और उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी करके इस काम को जल्द से जल्द करवा करके उस क्षेत्र की जनता को भी राहत प्रदान करेंगे और माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त करी है उसकी निश्चित रूप से हम पालना भी करेंगे और आने वाले समय में इस समस्या का स्थायी निस्तारण हो उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। देखिए मेरा एक आपके दो हो गए। नहीं सिर्फ एक छोटा सा, मंत्री जी जब तक ये प्लांट वगैरह नहीं लगता है, रीको की काफ़ी ज़मीन वहाँ पड़ी है, तो जेसीबी लगा के एक थोड़ा गड्ढा बड़ा सा करके तो कम से कम उसमें वो पानी जमा हो जाए, आगे हंसोरा में नहीं जाए, इतनी व्यवस्था तो करा दीजिए। आप कुछ पूछे, एक साथ ही उत्तर देना। अभी माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया वो काफी गंभीर है और इसमें दो चीजें और हैं, तीन तो इन्होंने बता दिया। प्रश्न पूछो। चौथा, केंद्र के मंत्री भी अलवर से ही है पर्यावरण के, और मुख्यमंत्री जी के जो रोड जा रही है उसी पे है, अलवर से जो भरतपुर जाएंगे तो उसी रोड पे ये सारी चीजें हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। इसमें मंत्री जी मेरा एक पहला क्वेश्चन तो ये है, सुझाव नहीं है कि एनसीआर के अंदर कचरा नहीं जला सकते और वहाँ जो प्लांट लगा हुआ है वो कचरा जलाता है। पोल्यूशन विभाग के अंदर रिपोर्ट है, खुद मैंने फ़ोन किया है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने उस पर कार्रवाई करने के लिए लिख दिया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। शाम के समय तो कोई जा नहीं सकता। अध्यक्ष जी, ऐसी हालत रहती है जैसे कि कोहरा छाया हुआ हो, इतनी धुंध है। दूसरा, वहाँ डिस्टिलरी के जो शराब बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं ये भी लगी हुई, इनके आसपास इतना बुरा हाल है, मक्खी और बदबू, कोई आदमी बैठ के आराम से खाना भी नहीं खा सकता। तो मेरा तो सीधा सा सवाल है, इन पे भी आप कार्रवाई करने का विचार रखते हैं क्या? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में दीजिए।
रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कचरा जलाने की बात रखी है, निश्चित रूप से वहाँ संवर्धककर्ता के द्वारा कचरा जलाया जा रहा है और ये भी सही है कि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। आने वाले समय में उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जिन शराब इकाइयों के बारे में आपने सदन के माध्यम से मुझे अवगत कराया है, आने वाले समय में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जेसीबी चला करके वहां से कचरा हटाने का जो आपने आग्रह किया है, उस पर भी विभाग कार्रवाई करेगा। अगला प्रश्न श्री ललित मीणा। 392। माननीय मंत्री जी। मैं सीधे ही पूरक प्रश्न पूछ लेता हूं, जवाब तो आ गया अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहूँगा कि सहकारी समिति में एक किसान को जो एमसीएल है उसकी 1.5 लाख तक की लिमिट है, पर वर्तमान में 20 से 25 हज़ार रुपये उसको लोन दिया जाता है अल्पकालिक। तो मेरा निवेदन है कि हम विचार रखते हैं क्या उसको 1.5 लाख तक का देने का। पिछले 5 साल में तो कई पूरे राजस्थान में किसी भी काश्तकार को एमसीएल के माध्यम से 1.5 लाख तक का ऋण दिया नहीं। तो अपन अपनी सरकार में विचार रखते हैं क्या। साथ ही दूसरा मैं पूछना चाहूँगा कि हमारी जो समितियाँ हैं इनमें जो हमारे व्यवस्थापक हैं उनको 2-2 साल से ऋण नहीं मिल रहा, तो उनको कुछ आर्थिक सहायता देने का विचार रखते हैं क्या। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है 1.5 लाख के ऋण के लिए, तो हमारे जो 12 जिले में जो है वहाँ किसानों को जो है 24-25 में जो भाई साहब ने कहा है, माननीय सदस्य ने कहा है 1.5 लाख का, तो 24 और 25 में तो 1496 किसानों को और 23 और 24 में 2064 किसानों को 1.5 लाख का ऋण दिया गया है। सरकारी बैंकों द्वारा खरीफ और रबी फसलों के लिए दिया मुक्त करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव अभी है नहीं और निश्चित रूप से हम इसकी साख सीमा लगातार हम इसकी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री गणेश लाल बंसल सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में मानसून के मौसम में घग्गर नदी में व्यर्थ बह रहे पानी का संरक्षण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री विकास चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री मनोज कुमार सदस्य की ओर से प्रदेश में राशन डीलरों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। डॉक्टर शिखा मील बराला सदस्य की ओर से चोमू नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री चेतन पटेल कोलाना सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पीपलदा की नगर पालिका सुल्तानपुर में वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री थामरचंद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र धरियावाद के लसाड़िया एवं झलाड़ा में केजी के सोबजी का गुड़ा प्रदेश में राजकीय विद्यालयों का नामकरण शहीदों के नाम से। माननीय सदस्य आसन पांव पे। श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से प्रदेश में राजकीय विद्यालयों का नामकरण शहीदों के नाम से किए जाने हेतु नियमों में बदलाव किए जाने के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्रीमती अनीता जाटव सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र हिंडौन के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्रीमती इंदिरा सदस्य की ओर से जयपुर में संचालित कोचिंग संस्थाओं को नवनिर्मित कोचिंग हब में ही संचालित किए जाने के संबंध में। श्री घनश्याम सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ रहे अवैध नशे के कारोबार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री डूंगरराम केदार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में वन भूमि पर बसी कॉलोनियों को आबादी भूमि में परिवर्तित नहीं किए जाने से आम जन को हो रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती अनीता जाटव, श्रीमती इंदिरा, श्री घनश्याम एवं श्री डूंगरराम केदार को उनके प्रस्ताव की
विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया नियम 295, आज 15 की जगह 20 लिए हैं ताकि अधिक सदस्यों के 295 पढ़ने का मौका मिले। श्री ताराचंद जैन सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र उदयपुर के शहरी क्षेत्र में आने वाली पहाड़ियों की अवैध कटाई पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में। श्री सुरेश गुर्जर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खानपुर के उपखंड मुख्यालय खानपुर में ACJM एवं ADJ कोर्ट कैंप की स्थापना किए जाने के संबंध में। श्री विद्याधर सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फुलेरा में राजकीय योजनाओं द्वारा अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा व्यावसायिक DLC दर से किए जाने के संबंध में। श्री हरलाल सहारण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र चुरू की विद्युत समस्याओं का समाधान किए जाने के संबंध में। श्री जीवाराम चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सांचौर में पूर्ववर्ती सरकार के समय फर्जी पट्टों द्वारा जमीन बेचने के प्रकरणों की जांच किए जाने के संबंध में। श्री जयकिशन पटेल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बागीदोरा में अघोषित बिजली कटौती से क्या हुआ आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में। श्रीमती शिमला देवी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में प्रादेशिक किसान पोंग बांध भूमि के खरीदारों की समस्याओं का निराकरण किए जाने के संबंध में। डॉक्टर प्रियंका चौधरी सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले में पावर प्लांट द्वारा राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल द्वारा अवाप्त की गई जमीन पर प्लांट स्थापित नहीं होने से जमीन का मालिकाना हक किसानों को दिए जाने के संबंध में। श्री जसवंत सिंह गुर्जर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बाड़ी के ग्रामीण इलाकों की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाए जाने के संबंध में। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी सदस्य की ओर से राजसमंद तहसील की ग्राम पंचायत बामन टुकड़ा के ग्राम खेतों की भागल एवं डाबला का पटवार मंडल करेड़ा किए जाने के संबंध में। श्री चुन्नीलाल सियल प्रेमी बैरवा सदस्य की ओर से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पद स्थापित कार्मिकों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिए जाने के संबंध में। श्री प्रतापपुरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पोखरण की क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड नाचना द्वारा किसानों को चना फसल खरीद की बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में। श्रीचंद कृपलानी सदस्य की ओर से RGHS योजना में सहकारी संस्थाओं की बकाया राशि का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्रीमती कल्पना देवी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा के नॉर्थन बाईपास से गुजरने वाले नाले से पानी का निकास नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री प्रताप सिंह सिंघवी सदस्य की ओर से RSRDC के अधिकारियों की कथित मिली भगत से गैलेक्सी माइनिंग एंड मिनरल्स की समय अवधि बिना टेंडर बढ़ाए जाने के संबंध में। श्री जुबेर खां सदस्य की ओर से राजस्व ग्रामों की सरकारी भूमियां नगरीय विकास न्यासों के नाम दर्ज होने से आमजनों को हो रही परेशानी के संबंध में। श्री अनिल कुमार शर्मा सदस्य की ओर से सरदार शहर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय खोले जाने के संबंध में। श्री अशोक सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र हिंडोली की नगर पालिका में कनिष्ठ अभियंता का पद रिक्त होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में। श्री श्रवण कुमार सदस्य की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा स्वीकृत कूपों में की गई अनियमितताओं के संबंध में। श्री संजीव कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भादरा के कणाऊ एवं कुंजी ग्राम पंचायतों को सिद्धमुख सिंचाई परियोजना की रास लाना वितरिका से पेयजल उत्पन्न करवाए जाने के संबंध में। माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आज दिनांक 5 अगस्त को शून्यकाल में बोलने हेतु 34 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्नानुसार है। श्री शंकर सिंह रावत फर्जी पट्टों पर बैंकों द्वारा दिए गए लोन की वसूली के संबंध में। श्री सुभाष मील द्वारा सीकर झुंझुनू दुग्ध उत्पादक संघ पलसाना में लेबर टेंडरों में हो रहे भारी भ्रष्टाचार के संबंध में। श्री गोपाल लाल शर्मा विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ में रोडवेज बसों को नहीं चलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री हरि सिंह रावत जयपुर किशनगढ़ सड़क मार्ग पर आए दिन होने वाले ट्रैफिक जाम से निजात दिलवाने के संबंध में।
श्रीमती अनीता जाटव। नमस्कार माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने 50 के अंतर्गत आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली के ऊपर बिजली हिंडौन के ढिंढोरा स्वीकृत है GSS 132 kV का कार्य बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। कृपया करके उनके शीघ्र से कार्य जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करें। हिंडौन के सुरोट में भी तहसील में 33/11 kV GSS का कार्य अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। और हिंडौन विधानसभा में बिजली कटौती के कम से कम ग्रामीण में कम से कम 16 से 18 घंटा की दी जाए, क्योंकि लोग बाग बहुत परेशान होते हैं और रात को कट जाती है। सर, खाने के टाइम पे बिजली चली जाती है, फिर रात के 12-2 बजे तक लाइट आती है, फिर क्या फ़ायदा होता है सर? सारे लोग बहुत परेशान हैं, पब्लिक परेशान है। रात को 2 बजे फ़ोन करते हैं, मैडम लाइट अभी तक नहीं आई है, 11 बजे की गई हुई है। और सर, हिंडौन विधानसभा के शहरी ग्रामीण में जो बयाना रोड आदर्श विद्या मंदिर के सामने मैं एक 33 kV का GSS की मांग रखती हूँ सर आपसे। और कृपया करके हमारी जिन समस्याओं को आपसे अवगत कराते हैं उनका समाधान भी किया जाए। जो खड़े हैं प्रताप सिंह जी सिंघवी, श्री चंद जी, मतलब क्या है, 10 बार व्यवस्था दे चुका हूँ रात को। और वहाँ पे ज़्यादातर DPO की बहुत कमी है, DP नहीं मिल पाते हैं। आए दिन 20-25 के ट्रांसफार्मर नहीं हैं, और है तो वो भी कम के हैं। लेकिन सर, आपको पता है कि लाइट की बिजली की बहुत ज़रूरत है। बारिश का मौसम है, लाइट चली जाती है तो खाना वाना कैसे बनाएं? पब्लिक बच्चे परेशान हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं सर। तो आप सर, मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि बिजली की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कराया जाए, और जो DP की जो समस्या है, किल्लत है, उसको भी आप जल्द से जल्द अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाया जाए। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। श्रीमती इंदिरा, श्री घनश्याम। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रदेश में स्मैक और नशीले पदार्थों पर हो रही तस्करी के बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे राजस्थान प्रदेश में जिस तरह से स्मैक, हेरोइन, अफीम, गांजा और बहुत सारी ऐसे नशीले पदार्थ हैं जिन पर तस्करियां हो रही है, और हमारे प्रदेश का युवा, आने वाली पीढ़ी इसमें आए दिन फंसती जा रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन रहेगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से लगातार इन पर लगातार तस्कर बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें पुलिस का बड़ा हाथ है, पुलिस महकमा इसमें लिप्त है। आज तस्करी क्यों हो रही है, इसका मुख्य कारण ये है अध्यक्ष महोदय कि जो बड़े तस्कर हैं, जिनके करोड़ 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ लगाकर तस्करी कराते हैं, वो लोग तो इसमें पकड़ में आते नहीं है, और इसमें एक चेन बनी हुई है। और वो लास्ट में जो गांव में बैठा हुआ, कस्बे में बैठा हुआ गरीब आदमी जो करता है, तो वो पकड़ में आता है। तो सही मायने में इस तस्करी को रोक नहीं पा रहे हैं हम। इसमें सरकार ने 1998 में 89 में एक एक्ट बनाया, NDPS। ये एक्ट बहुत प्रभावशाली है, पर इस एक्ट पे भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उसका भी कारण ये है कि पुलिस इसमें लिप्त हो जाती है। पुलिस के जो CI है, थानेदार है, वो दलालों से मिल जाते हैं। तो आज इस तरह की बहुत सारी, जैसे हेरोइन है, अफीम है, एक MD ड्रग्स अलग, कोकेन, गांजा, डोडा पोस्ट, इस तरह की बहुत सारे जो है आपके हमारे करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर, दौसा, इन जिलों में तो पूरे गांव में इस तरह का एक माहौल हो गया है कि 30-35 साल तक के बच्चे सब मरने की कगार पे आ जाते हैं, और उनको स्मैक नहीं मिलती है तो वो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मर्डर करने को तैयार हो जाते हैं। गांव में कई अभी मर्डर हुए हैं, तो मर्डर का मुख्य कारण अफीम और ये तस्करी है। तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे एक प्रार्थना रहेगी और सरकार से निवेदन रहेगा कि इस पे हमको सभी पक्ष विपक्ष के साथियों को इस बात पे जोर देना चाहिए, इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए सरकार को कि हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाएं। इनकी जो तस्करी का मुख्य अड्डा बना हुआ है, या तो कॉलेज के पास है या गरीब परिवार के जो कॉलोनियां हैं, वहाँ वो लोग बैठते हैं,
और छोटे छोटे वो जो एजेंट बना रखे हैं, उन एजेंटों को ये श्री पता नहीं तहसील में कौन माननीय बैठता है, सदस्य, तहसील माननीय के अध्यक्ष सदस्य। को ये पता नहीं जिले में कौन बैठता है। तो इस तरह का ये जो चेन है, ये क्रम है, इसको तोड़ने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका भी संरक्षण चाहता हूं कि सरकार को आप आदेशित करेंगे कि इस मामले को गंभीरता से ले। जय हिंद। श्री डूंगराम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। ये जो विषय है, ये सूरतगढ़ इन्हीं पूरे प्रदेश का मामला है कि पूरे प्रदेश के अंदर वन विभाग की जो ज़मीनें हैं, उनके अंदर आबादियाँ बसी हुई है और आबादी भी 35-40 सालों से बसी हुई है। और उन आबादियों में जो लोग बसे हुए हैं, उनके बिजली पानी के कनेक्शन हैं। और बहुत सी जगह ऐसी तो है अध्यक्ष महोदय, जहाँ उस ज़मीन के अंदर सरकारी स्कूल और सामुदायिक भवन भी और अस्पताल तक बने हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये इस वजह से बने क्योंकि वन विभाग ने उस ज़मीन को संभाला नहीं, वन विभाग ने तारबंदी नहीं की, वन विभाग के गार्ड वहाँ गए नहीं, और इस वजह से और वहाँ जो आबादी बसी होने की वजह से और बहुत सी जगह से पंचायतों ने पट्टे भी दे रखे हैं। लेकिन आज उन ऐसी जगहों को खाली करवाने का काम किया जा रहा है। हमारा निवेदन है आपके माध्यम से कि ऐसी जो जगह है, उस वन विभाग की जगह उनको आबादी भूमि में परिवर्तित करके और पट्टे देने का काम करें, ताकि जो लोग बसे हुए हैं उनको उजाड़ा ना जा सके और लोग है वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें। यही है निवेदन है। धन्यवाद। सदन में कोई भी कार्रवाई होती है वो केवल मेरे को सुनाने के लिए नहीं होती, ये सभी के रुचि की बात है। उस समय अति आवश्यक हो तो ज़रूर आपस में बात करें, लेकिन लगता है कि हम यहाँ केवल बात करने के लिए आ रहे हैं, जो कोई भी सदस्य बोल रहा है उसको सुनने के मूड में नहीं है। तो ये स्थिति ठीक नहीं है। सब लोग सब बातें सुने, पार्टिसिपेट करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। अति आवश्यक हो ज़रूर बोलें, और बहुत ही आवश्यक हो तो हाँ लॉबी या नॉन लॉबी में जाकर के बात करें। या मैं सभी के अब 295 श्री ताराचंद जैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिए विषय में लेके उदयपुर शहर की झीलों की सुंदरता, पहाड़ों की सौंदर्यता के रख रखाव की प्रशासन द्वारा अनदेखी और अतिक्रमण की भरमार उदयपुर की झीलों और वास्तविक पहाड़ों की भूमि पर, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल न्यायाधीश अपील 19/428-23 में डीबी रिट पिटीशन के अंदर उक्त झील संरक्षण बनाम राज्य सरकार और अन्य पॉलिसियों में रोक लगा दी है। उसके बावजूद पहाड़ों की अवैध कटाई अभी भी जारी है। शिकायतों के आधार पर 43 पहाड़ियों को चिन्हित किया गया, उसमें मात्र 22 पहाड़ियाँ ऐसी थी जिसके ऊपर अवैध कटाई हुई है। मात्र कागजी कार्रवाई करके उन 22 पहाड़ियों को नोटिस देकर मशीनें जब्त करके छोड़ दिया। न बेदखली हुई आज तक, न अतिक्रमणियों को अन्यत्र भूमि पर विस्थापित किया गया, न अमल लाया गया। उदयपुर शहर की झीलों की सुंदरता, पहाड़ की सुंदरता लगभग समाप्त होती जा रही है। अतः मेरा निवेदन उक्त प्रकरण में राज्य सरकार संपूर्ण जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और पहाड़ियों के अवैध कटाई पर पूर्ण रोक लगावे और इन पहाड़ियों के लिए कोई नियम बनाकर जो लिखा है वही पढ़ना है। एक अक्षर भी होगा तो अंकित नहीं, आप देख कर बोल दिया, नहीं बोल दिया तो बैठ जाइए। अगला श्री सुरेश गुजर, भाषण नहीं है ये। धन्यवाद अध्यक्ष जी। नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव उपखंड मुख्यालय खानपुर एसीजेएम एडीजे कोर्ट कैंप न्यायालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के संबंध में राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र खानपुर की जनता से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपखंड खानपुर जिला झालावाड़ में वर्तमान में केवल सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय सन 1987 से कार्यरत है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खानपुर में वर्तमान में 4000 रेगुलर फौजदारी प्रकरण, 600 सिविल
एवं करीब 1200 से अधिक विभिन्न प्रकरण विचाराधीन है। उपखंड मुख्यालय खानपुर में एक उप अधीक्षक कार्यालय और 3 थाने आते हैं। तीनों थाने खानपुर, पनवाड़, सारोला को मिलाकर वर्ष 2018 में 765 मुकदमे, 2019 में 951 मुकदमे, 2020 में 938 मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये संख्या 2023 में 1200 से अधिक आंकी जा रही है। केवल एकमात्र कोर्ट होने के कारण आम जनता को न्याय प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता है। कार्य की अधिकता होने के कारण आमजन को समय पर न्याय मिलना संभव नहीं है। क्षेत्र की जनता सहित अधिवक्तागण लंबे समय से ACJM एवं ADJ कोर्ट केम की स्थापना की मांग कर रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि खानपुर में ACJM कोर्ट एवं ADJ कोर्ट केम की स्थापना की जाकर खानपुर की जनता को राहत प्रदान करें। धन्यवाद। श्री विद्याधर सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष जी। नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव में आपने मुझे मौका दिया। महोदय जी, केंद्र सरकार कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कनकौर द्वारा लॉजिस्टिक हब के लिए विकास हेतु लोक प्रयोजन के लिए विधानसभा क्षेत्र फुलेरा के ग्राम साबुलपुरा, शोसिंगपुरा, कंदेवली, सादुलपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ग्रामीण में कुल रकबा 116.387 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण करना चाहती है। केंद्र सरकार के द्वारा राशि अवाप्त मूल्य व्यवहारिक भूमि के आधार पर नहीं दिया जा रहा है। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जो उक्त भूमि का उपयोग अपने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए करेगा। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में अवाप्त की जा रही कृषि भूमि प्रयोजनात की गई DLC रेट में काफ़ी अंतर है। कृषि भूमि की DLC रेट प्रति बीघा 10 लाख रुपए है और व्यावसायिक भूमि की DLC रेट 50 लाख रुपये प्रति बीघा है। अवाप्त की जा रही भूमि में किसानों के कुएं, बोरिंग, पाइपलाइन, पेड़ पौधों का मुआवजा सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अवाप्त की जा रही भूमि फुलेरा नगरपालिका क्षेत्र की पेराफेरी में आती है एवं स्टेट हाईवे 57 पर स्थित है। अवाप्त की जा रही भूमि के समीप पुरातन विभाग की नलियासर सभ्यता व सामर झील पर्यटन स्थल का नज़दीक है। अवाप्त की जा रही भूमि का मुआवजा, प्रतिकार, पुनर्वास व पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 30 की धारा 11 की उपधारा 1 के प्रावधान के अनुसार किया जा रहा है। पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में ये प्रावधान है कि अवाप्त की जा रही भूमि के भूस्वामियों का 80% की सहमति होना आवश्यक है, नहीं तो ये भूमि अधिग्रहण नहीं की जा सकती। अतः मेरा माननीय राजस्व व वित्त विभाग मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त भूमि स्वामियों की अवाप्त भूमि का मुआवजा व्यवसाय की DLC रेट के अनुसार दिलवाने की कृपया करें। धन्यवाद। श्री हरलाल सारण। अध्यक्ष महोदय, 295 पर मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी विधानसभा क्षेत्र चूरू में वर्तमान में बिजली की भयंकर समस्या। राजस्थान विकास निगम द्वारा मांग आपूर्ति 132 GSS चूरू द्वारा ओवरलोड बताते हुए अक्सर बिजली कटौती की जाती है। इसके साथ ही समिति समीक्षा ट्रांसपोर्ट एवं आवश्यकता सामग्री कमी के कारण पावर सप्लाई उचित प्रकार से नहीं होती है। मेरी विधानसभा में पिछली कांग्रेस सरकार के समय अनेकों घरेलू और कृषि कनेक्शन बाकी हैं। उक्त कनेक्शनों शीघ्र पूर्ण किया जाए। 2019 के पूर्व आवेदन ढाणियों में कनेक्शन RDS योजना अंतर्गत जारी किए गए जा रहे थे। 2019 के बाद कांग्रेस सरकार के समय आवेदन ढाणियों के विद्युत कनेक्शन जारी करने तो कोई योजना नहीं है। चूरू विधानसभा क्षेत्र में 2019 के पश्चात लगभग 8,224 ढाणियाँ आवेदन सहमति प्राप्त हुई है। उक्त सभी ढाणियों को कनेक्शन स्वीकृत आवश्यकता है।
इसके साथ ही 33 केवी स्टेशन बालराज से नाकरा से ढाडिया की मांग मेरे द्वारा की गई, जिसमें क्षेत्र में बिजली की समस्या निजात मिल सके। पिछले कांग्रेस सरकार द्वारा बिजली कनेक्शन में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 560 घरेलू कनेक्शन जारी किए गए थे, जिसमें 437 कनेक्शन सामान्य अनुमता से कारण आज भी बाकी हैं। स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री जीवाराम चौधरी, श्री जीवाराम चौधरी, श्री जयकृष्ण पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रदेश व विधानसभा क्षेत्र भागीदारा में अघोषित बिजली कटौती से आम जन एवं ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिन व रात में कई घंटों तक बिजली गुल रहती है। संपूर्ण रात्रिकाल में उक्त कटौती से आम नागरिकों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। यह नहीं, प्रातः के समय बिजली गुल रहने से पानी की भी विकट समस्या खड़ी हो जाती है। उल्लेखनीय यह है कि कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता अपनी मन मर्जी से एवं बिना कोई सूचना प्रेषित कर उक्त क्षेत्र की बिजली कटौती करते हैं तथा ठेके पर लगे संविदा कार्मिक न किसी अधिकारी से डरते हैं, न ही जनता के प्रति जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं। या तो इनको हटाया जाए, इनको अस्थायी किया जाए, ताकि बिजली के बार बार जाने से जनता को बिजली की समस्या से निजात मिल सके। कृषकों एवं नागरिकों के स्थापित मीटरों पर भी बिना कोई रीडिंग किए बिजली के बिल अपनी मन मर्जी से विभाग द्वारा भेजे जा रहे हैं। अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त समस्या का कोई ठोस रूप से हल निकालने की कृपा करें। धन्यवाद। जो श्रीमती शिमला देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रादेशिक किसान पोंग बांध भूमि नियम 6A के प्रभावित खरीदार समिति नूपगढ़ की समस्याओं के समाधान के संबंध में अध्यक्ष महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रादेशिक किसान पोंग बांध भूमि नियम 6A के प्रभावित खरीदार समिति नूपगढ़ की समस्याओं की ओर आपका विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रदेश पोंग बांध विस्थापित समिति बनाम राजस्थान सरकार एवं सिविल रिट पिटीशन 439/1992 के क्रम में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें केंद्रीय जल संसाधन सचिव को अध्यक्ष एवं राजस्थान व हिमाचल प्रदेश सरकारों में जल संसाधन सचिवों को सदस्य बनाया गया। हाई पावर कमेटी के द्वारा मैत्रीपूर्ण हल निकालने के उद्देश्य से दिनांक 26/7/1996, 8/9/2008 एवं 24/2/2024 को बैठकें की गई। बैठकों में विस्थापितों को उनका वाजिब हक मिलने एवं सद्भावी खरीदारों काश्तकारों को उनके द्वारा खरीदशुदा मुरब्बे पर बने रहने का निर्णय हुआ, जो कि मीटिंग मिनट्स में दर्ज हैं। यह उल्लेख है कि स्थानीय काश्तकारों के द्वारा पहले पोंग बांध विस्थापितों से भूमि खरीद करने का सौदा किया। उन्होंने सौदे की रकम अदा की। आवंटन के समय सभी मुरब्बे बंजर थे, जिन्हें कड़ी मेहनत कर एवं धन खर्च कर धीरे धीरे काबिल काश्त बनाकर इन्हें विकसित किया। लेकिन निर्णय हुए 28 वर्ष उपरांत भी खरीददार काश्तकारों को अभी तक खरीदशुदा कृषि भूमि का मालिकाना हक नहीं मिला है, जिससे वे सरकारी योजनाओं से भी वंचित हैं। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि 1188 मुरबा की कृषि भूमि को डीनोटिफाइड करने की कार्रवाई कर संबंधित खरीददार काश्तकारों को मालिकाना हक के पट्टे दिए जाएंगे। अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में कानूनी सलाह लेकर प्रभावित खरीददार काश्तकारों को उक्त भूमि का मालिकाना हक दिया जाए। सब आपने बोलने का अध्यक्ष महोदय मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रियंका चौधरी। नो नहीं, अगली बार माफी मांगता, अगली बार जरूर दूंगा। डॉक्टर प्रियंका अगला बैठिए। डॉक्टर प्रियंका चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के तहत आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद। मुझे जानकारी कब देना है? हाँ, डॉक्टर प्रियंका चौधरी बोले आप तो। यू गो ऑन। बाड़मेर जिला में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल ने वर्ष 2015 में बाड़मेर जिले के शिवकर, महाबार, आदर्श आगोर
एवं बाड़मेर आगोर में लिग्नाइट कोयला निकालने के लिए 4047 बीघा जमीन अवाप्त कर किसानों को अवाप्ति के लिए अंतिम अवार्ड 450 करोड़ राशि का जुलाई 2015 में अवार्ड जारी कर दिया गया था। यह राशि 4000 किसानों को उनकी ज़मीन के बदले मिलनी थी। कोयले के लिए ज़मीन अवाप्ति के दौरान शर्त थी कि इससे ऊर्जा उत्पादन के लिए एक पावर प्लांट स्थापित करना आवश्यक था। इसके लिए सरकार एवं विभाग ने प्रयास भी किए, लेकिन गिरल प्लांट फेल होने की स्थिति में कोई निजी कंपनी आगे नहीं आई, जिस कारण प्रचुर मात्रा में कोयला होने के उपरांत भी उक्त पावर प्लांट स्थापित नहीं हुआ। तो 2 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद यानी 2017 में इस अवार्ड को रद्द कर दिया गया और किसानों की ज़मीन लेने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद भी आज दिनांक तक किसानों की ज़मीन अवाप्ति से मुक्त नहीं हो पाई। किसान 9 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। मानवाधिकार आयोग का फैसला होने के बावजूद भी अभी तक सरकार के द्वारा किसानों की ज़मीन अवाप्ति से मुक्त नहीं की गई। ज़मीन अवाप्ति से मुक्त नहीं होने के कारण किसान को खुद की ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिल रहा, जिस कारण किसान न तो रजिस्ट्री करवा पा रहे हैं, न म्यूटेशन भरा जा रहा है, न ही कोई दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट वहां स्थापित हो सकता है। दूसरी ही तरफ उक्त गांव बाड़मेर शहर से सटे होने के कारण इन गांवों में अवैध तरीके से कॉलोनियों का विस्तार स्टाम्प के जरिए हो रहा है, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस प्रकार किसानों को न तो पैसा मिला, न अवाप्त की गई भूमि का मालिकाना हक मिला तथा इस कारण किसान को सरकार की तरफ से दी जाने वाली किसी भी योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री जी से आग्रह है कि 9 साल से इंतजार कर रहे किसानों को उनकी अवाप्त की गई ज़मीन का मालिकाना हक दिलवाया जाए, जिससे किसान उक्त ज़मीन को बेच एवं खरीद सके तथा सरकार को किसी भी तरह का राजस्व का नुकसान भी नहीं हो। धन्यवाद। जसवंत सिंह गुर्जर। धन्यवाद हुकम। आपने संचालन के नियम 295 के तहत मुझे जो बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र बाड़ी में ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें जो आज से तकरीबन 15 वर्ष पूर्व बनी हुई थी, आज उन पर वाहन तो दूर पैदल चलना भी दुश्वार हो रहा है। ऐसे ही उदाहरण के लिए बाड़ी सैंपुर रोड से गांव लखेपुरा पुराव लावठी, 8 मील वसईडांग से गांव बरीपुरा, मंगलपुरा, बर्रेड़, झोर, सायपुर के साथ साथ नगर पालिका क्षेत्र बाड़ी की समस्त सड़कें जर्जर हो रही हैं, क्षतिग्रस्त हो रही हैं। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त सड़कों को नवीन रूप से निर्माण कराए जाने की कृपा करें। साथ ही अभी हाल ही में समस्त विधानसभा क्षेत्र में 5-5 करोड़ रुपए के सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा सड़कों का प्रस्ताव मांगा गया था, जिसकी निविदा प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। उक्त संदर्भ में पुनः निवेदन है कि निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत 25% बिलो राशि की निविदा प्राप्त हुई है। इसके अलावा इस निविदा प्रक्रिया में जीएसटी के अलावा कई अन्य टैक्स लगेंगे। संबंधित संवेदक इतने बिलो निविदा प्रक्रिया में क्या गुणवत्तापूर्ण सड़क बना सकेंगे? अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि संवेदक द्वारा 25% बिलो निविदा डालने पर संवेदक उक्त कार्य का परफॉर्मेंस गारंटी ली जाए या इसको कैंसिल करा के दोबारा कराया जाए। धन्यवाद। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं संचालन नियमों का नियम 295 बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजसमंद तहसील की ग्राम पंचायत बामन टुकड़ा के ग्राम खेतों की भागल एवं डाबला का पटवार व्रत आमेर तहसील के आइडाना में होने से ग्रामीणों को हो रही समस्याओं के प्रति राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु महोदय, मैं निम्न अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। राजसमंद तहसील की ग्राम पंचायत बामन टुकड़ा के राजस्व ग्राम खेतों की भागल और डाबला का पटवार व्रत मुख्यालय आमेर तहसील के आइडाना पटवार व्रत में बना रखा है। राजसमंद तहसील के गांवों का पटवार मंडल आमेर तहसील का होने के कारण ग्रामवासियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सदन के पूर्व विधायक स्वर्गीय श्रीमती किरण महेश्वरी के इस संबंध में पूछे गए तारांकित प्रश्न का 2 मार्च 2020 को उत्तर देते हुए
तत्कालीन राजस्व मंत्री ने कहा था कि ग्रामीणों की सुविधा एवं भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार राजस्व एवं प्रशासनिक सीमाएं समान रखने के पक्ष में है। उन्होंने खेतों की भागल और डाबला का पटवार वृत्ता परिवर्तित करने पर सहमति जताई थी। जिला कलेक्टर राजसमंद में पत्र दिनांक 1/6/2015 द्वारा राजस्व मंडल अजमेर को राजस्व ग्राम खेतों की भागल और डाबला का पटवार मंडल आमेर तहसील के आइडाना से हटाकर राजसमंद तहसील के करेड़ा को करने का प्रस्ताव प्रेषित किया था। ग्रामवासी इन परिवर्तनों की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार से इन दोनों गांवों का पटवार मंडल राजसमंद तहसील के करेड़ा ग्राम को कर ग्रामवासियों को राहत प्रदान करने का अनुरोध कर रही हूं। श्री CL प्रेमी। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आजमन के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला गया है। इन कॉलेज में पदस्थापित लोक सेवकों के परिवार की सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग को ध्यान में रखते हुए इन कॉलेजों में पदस्थापित लोक सेवकों को OPS ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिए जाने का आदेश किया गया, परंतु इन कॉलेजों में पदस्थापित लोक सेवकों को आज दिनांक तक लाभ नहीं मिला है। वर्तमान सरकार द्वारा बजट में इन कॉलेजों के पदस्थापित PCR मेडिकल कॉलेज शिक्षा अधिनियम 1962 से शासित किए जाने का निर्णय लिया, परंतु राज्य सरकार के आदेश 15 जुलाई 1924 के अनुसार नव स्थापित लोक सेवकों का नियम लागू होगा, जबकि 5-7 वर्ष से पदस्थापित मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों लोक सेवकों के इस परिलाभ से वंचित किया गया। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर स्थित मेडिकल कॉलेज शिक्षक दिनांक 22 जुलाई 24 से अवकाश पर है, जो इस प्रभावित है। इन मेडिकल कॉलेजों को स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्णतः चरमरा गई है, अर्थात रोगियों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है एवं योग्य मेडिकल शिक्षकों का लाभ उठाया नहीं जा रहा है। इन मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा भी बाधित हो रही है। इन मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक नहीं होने से NMC द्वारा दी गई मान्यता एवं आगामी सत्र में मेडिकल सीट छात्रों की संख्या प्रभावित होना स्वाभाविक है। जिला स्तर पर संचालित मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था सुचारू रूप रखे जाने हेतु इन मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों की प्राथमिकता के से बजट घोषणा अनुसार RSR मेडिकल कॉलेज शिक्षक अधिनियम 1962 का परिलाभ दिया जाए, ताकि प्रदेश के आजमन को यथासंभव उचित उपचार मिल सके। थैंक यू। श्री महंत प्रतापपुरी। महंत प्रतापपुरी। श्री चंद कृपलानी। इस पे थाली क्यों बजा? 295 बोलो, आप तो बोलो। आपका काम आप करिए, इनका काम ये करेंगे। चुली साहब आप भी बता दो यार। इनका काम ये करेंगे, सब अपना अपना काम करेंगे, आप करो, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। अब लिखा हुआ ही पढ़ना है। लिखा हुआ ही पढ़ रहा हूँ। अरे भाई माननीय सदस्य, आप मेरे को बोलने नहीं देते, क्या चक्कर है? आप क्यों केवल परीक्षाओं में होता है कि कोई और लिखे, लेकिन पढ़ने पर तो स्वयं ही पढ़ना पड़ता है। आप शुरू करो ना, मैं अगला नाम पुकारूंगा। ये परीक्षाओं में दूसरा लिखने वाला तो बड़ा इशू बन गया। माननीय मंत्री जी, में से होता था। माननीय मंत्री जी, आपने कह दिया परीक्षाओं में दूसरा लिख सकता है, कैसे लिखेगा? जिसका बीमारी होती है तो अनुमति मिलती है। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के मैंने दिए नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव संदर्भ RGHS योजना में सहकारी संस्थाओं का भुगतान नहीं होने के कारण
वित्तीय संकट उत्पन्न स्थिति के संबंध में। मान्यवर, उपरोक्त विषय में मैं निवेदन है कि आरजीएचएस से पूर्व में आरपीएमएफ योजना लागू थी, जिससे राज्य सरकार के पेंशनर्स इस योजना के अंतर्गत आते थे और राज्य के सभी पेंशनर्स राज्य की सभी सरकारी संस्थाओं द्वारा दवाई लेने के लिए प्रतिबंधित थे। पेंशनर्स को सहकारी संस्थाओं द्वारा दवाओं का स्टॉक नहीं होने पर भी संस्था द्वारा पेंशनर्स को एनओसी जारी की जाती थी। उक्त पेंशनर्स को उक्त एनओसी के द्वारा बाजार में दवाई खरीद कर कोष कार्यालय में पुनर्भरण हेतु बिल प्रस्तुत किया जाता था और कोष कार्यालय द्वारा पेंशनर्स एवं सहकारी संस्थाओं के बिल पुनर्भरण के लिए दिए जाते थे। उन बिलों का पुनर्भरण कोष कार्यालय द्वारा समय पर किया जाता था, जिससे सहकारी संस्थाओं को फंड की समस्या नहीं आती थी। अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन राज्य सरकार ने, आपकी सरकार ने नवंबर, ये पढ़ो, नवंबर 2000 ये आपकी सरकार नहीं लिखा है, पढ़ो आप तो। अच्छा नवंबर 2000 बाद में बोले ना, ये पढ़ तो लो पहले। चलो धन्यवाद। नहीं तो फिर कई बार ये तो पढ़ा हुआ मान लिया जाए। ऐसा नवंबर 2021 से आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम नाम की योजना लागू की गई थी और उसकी गाइडलाइन जारी की गई थी, जिससे सरकारी संस्थाओं के साथ साथ निजी मेडिकल स्टोर को भी इस योजना में शामिल किया गया था। अध्यक्ष महोदय, पूर्व में सरकारी संस्थाओं द्वारा इस कार्य को निष्ठापूर्वक ईमानदारी से निर्वहन किया जा रहा था और राज्य सरकार का कम बजट में भी आरपीएमएफ योजना में सभी को सहकारी संस्थाएं चला रही थी। आरजीएच योजना नवंबर 2021 से अगस्त 2023 के बीच सभी सहकारी संस्थाओं की का लगभग 120 करोड़ रुपया बाकी चल रहा है, जबकि निजी मेडिकल स्टोर, निजी अस्पतालों का उस समय कोई भुगतान बकाया नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारी आगे नहीं बोलना है, जो आगे सहकारी ये बोलिए है, जो लिखा है उस सरकारी संस्थाओं का भुगतान नहीं होने के कारण संस्थाएं बैंक से ऋण लेकर खरीद का भुगतान कर रही है, जिससे संस्थाओं को अनावश्यक रूप से ब्याज देना पड़ रहा है। सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है। अंत मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त विषय पर गंभीरता से विचार करें, सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए उसका भुगतान समय पर किया जावे और बकाया भुगतान करने के बाद इन संस्थाओं को मजबूती मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में नॉर्दर्न बाईपास से होकर एक गहरा नाला गुजर रहा है। नगर विकास न्यास ने नॉर्दर्न बाईपास पर छोटा मोखा बनाकर नाले के पानी का निकास दिया हुआ है। मोखा छोटा होने से एवं रोड की ऊंचाई काफ़ी अधिक होने के कारण बरसात के समय यहाँ भारी पानी की मात्रा इकट्ठा हो जाती है और आउटलेट छोटा होने के कारण पानी उसमें से न जाकर खेतों के रास्ते होते हुए ओवरफ्लो हो जाता है और रोड के ऊपर 2-2 फीट पानी की चादर चल जाती है, जिसके कारण रोड के दूसरी ओर स्थित खेतों में पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि क्षेत्रवासी के घरों में पानी भरने का खतरा हो जाता है। गत 2-3 वर्ष पूर्व भी बारिश का पानी खेतों के रास्ते होते हुए रोड पर आ गया था। रोड पर पानी आ जाने से वहां यातायात बंद हो गया था और आसपास के गांवों में बाढ़ एवं डूब की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर जान एवं माल बचाने के लिए विभाग ने रोड काट कर पानी का निकास किया था। मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से इस संबंध में बात की तो उन्होंने मुझे छोटे मौके की जगह बड़ा मौका बनाकर ही काटे गए रोड का निर्माण कराने हेतु मुझे अवगत कराया गया था, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। किंतु विभाग द्वारा मौके को बड़ा किया बिना ही काटे गए बाईपास का निर्माण कर दिया गया और अगले साल बारिश के समय दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई।
स्थायी समाधान नहीं कराने के कारण क्षेत्रवासियों को बार बार इस समस्या से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा के नॉर्दर्न बाईपास से गुजर रहे नाले पर बने छोटे मोखे की जगह बड़े मोखे का निर्माण करवाने का श्रम करवाएं। धन्यवाद। श्री प्रताप सिंह सिंघवी। प्रदेश में गैलेक्सी माइनिंग एवं मिनरल के नाम से RSRDC में लगभग 20 से 25 टोल चल रहे हैं, जिसमें कई टोल वार्षिक एग्रीमेंट पर हैं और कई लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। प्रदेश में कोटपुतली से कुचामन, भरतपुर से अलवर, वैर से भुसावर, नदबई टोल संचालित हैं। इसके अलावा प्रदेश में यही फर्म 20 से 25 टोल चला रही है। ये सभी टोल लगभग विगत 4-5 वर्ष से निरंतर यही फर्म चला रही है। RSRDC के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से सभी टोल बिना टेंडर किए समय अवधि बढ़ाई जा रही है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। यह फर्म RSRDC के उच्च अधिकारियों से मिलीभगत कर गलत APC एनुअल पोटेंशियल कनेक्शन रिपोर्ट बनाते हैं, कलेक्शन रिपोर्ट बनाते हैं तथा टेंडर को ऐसी बड़ी राशि पर निकालते हैं जिससे कोई दूसरी फर्म इन टेंडरों में भाग नहीं ले सके, जिससे यही फर्म इस टोल संग्रहण ठेके को वापस उसी रेट से 5-7% बढ़ाकर समयावधि बढ़वा लेती है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि RSRDC में उच्च अधिकारी एवं इस फर्म की साठगांठ से सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। निवेदन मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि प्रदेश में गैलेक्सी माइनिंग एवं मिनरल्स के नाम से चलाए जा रहे सभी टोल संग्रहण ठेके में हो रहे भ्रष्टाचार की प्रवर्तन निदेशालय या SOG से निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। सभा अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जुबेर खान। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। उपरोक्त विशेष निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय, जो राजस्व गांव इसमें जो लिखा है, हाँ, आगे पढ़िए। उपरोक्त निवेदन है जो प्रस्ताव आगे। राजस्व गांव नगर विकास न्यासों की पेरीफेरी में सम्मिलित कर दिए गए हैं, उन ग्रामों की सरकारी भूमियां स्थानीय ग्राम पंचायत के स्थान पर रिकॉर्ड में नगर विकास न्यासों के नाम दर्ज कर दी गई हैं, जिससे इससे इन गांवों में सरकारी भूमियों सिवाय चारागाह इत्यादि पर सरकारी विद्यालय, अन्य सरकारी कर्मचारी, खेल मैदान, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, कब्रिस्तान इत्यादि एक लंबे समय से बने हुए हैं। उनके शेड बनी हुई है, 4 दीवारियां बनी हैं। अरे आप क्यों के आगे, आप मेरे पास जो है उसमें तो नहीं है 4 दीवारी का। शमशान घाट, कब्रिस्तान इत्यादि बने हुए हैं लंबे समय से, और आगे फिर क्यों के नंबर डला हुआ है, यहीं से लिया है सर। आपने यहाँ दे दिया। चलो आप बोलो। नहीं तो अब ये रिकॉर्ड में क्योंकि UIT के नाम चढ़ गए। अरे नहीं, जो इसमें पढ़ा है वही पढ़ना है, मान्य आप पुराने हैं। क्योंकि अब रिकॉर्ड में ये भूमियां नगरीय विकास संस्थाओं के नाम होने के कारण इन सरकारी भवनों पर अन्य उपयोगी कार्यों के विकास नहीं हो पा रहे हैं। MLA कोटे का पैसा नहीं लग पा रहा है, MP कोटे का पैसा नहीं लग पा रहा है। MLA कोटे वगैरह कुछ नहीं लिखा है। आपने कौन सा पढ़ रहे हो? इसे ये आप ले जाओ, भली निकालो यहाँ से। मुझे तो यहाँ से दिया है जो पढ़ रहा हूँ। भाई कोई अलग दिया है क्या? चेक करो। और महत्वपूर्ण, मैं तो लिखा हुआ वही पढ़ रहा हूँ। MLA MP का कोटा एक शब्द ही नहीं है इसमें। इसे शब्द हो तो बता दो, कोई भी नेता को कह देता हूँ। अध्यक्ष जी 2 लाइन हो वरिष्ठ लोग। चलो बिराज, फिर आप बोलो, आप तो अपना पूरा करो। तो है अध्यक्ष जी। अरे आप
वही है ऊपर फेरी विकास में बाधा आ रही है। माननीय आप मदद कर दो इनके, ये ले जाओ और इसे मदद कर दो। बचा हुआ पढ़ दूं, वही है, सेम है। एमएलए एमपी कोटा इसमें हो? एमएलए एमपी कोटा नहीं है, फिर क्यों बोल रहे हो? चलो एमपी कोटा नहीं रही, कोई भी पैसा। अरे आप तो इसका जो लिखा है अक्षर तो वही पढ़ना है। अगले में वक्तव्य होगा, भाषण करवाएंगे आपका। के पैसा भी नहीं लग रहा है क्योंकि यूआईटी एनओसी नहीं दे रही है। जिला परिषद लिखा है भाई, आप इसको देख के पढ़ो। क्योंकि अब रिकॉर्ड में ये भूमियां नगर विकास न्यासों के नाम होने के कारण इन सरकारी भवनों पर एवं अन्य उपयोगी कार्यों पर विकास नहीं हो पा रहा है। ये संस्थाएं अनापत्ति नहीं देती हैं, इससे इस पेरीफेरी राजस्व गांवों के विकास में बाधाएं आ रही हैं। अतः इस संबंध में मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन नगर विकास न्यासों को निर्देशित करें कि ये जो इस समस्या का शीघ्र निवारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार शर्मा, अनिल कुमार शर्मा बैठिए। माननीय सदस्य या 295 है, आप तो शुरू करो। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरे से सीनियर हैं। आपने नियम 295 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। विषय नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव की सूचना। सरदार शहर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एडीएम कार्यालय खोले जाने के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत राज्य सरकार और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की आबादी करीब 5 लाख है, जिसके अधीन करीब 210 गांव और 2 तहसील क्षेत्र सरदार शहर और बानीपुरा आते हैं। वर्तमान में चूरू जिले में राज्यों से संबंधी सर्वाधिक वाद सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में ही लंबित हैं। इन प्रकरणों में संबंधित पक्षकारों को विभिन्न निर्णयों हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर चूरू के यहाँ अपील करनी पड़ती है। सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की दोनों तहसीलों के परिवादियों को उक्त संबंध में अपील, सुनवाई, तामील, प्रशासनिक कार्यों इत्यादि की विभिन्न कार्यवाहियों हेतु बार बार जिला मुख्यालय चूरू के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा जन सामान्य को अपनी विभिन्न मांगों के लिए भी समय समय पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चूरू के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र सरदार शहर का क्षेत्रफल लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें अंतिम छोर के गांव की दूरी जिला मुख्यालय से लगभग 100-125 किलोमीटर तक पड़ती है। इन सभी परिस्थितियों के चलते हर छोटे बड़े काम के लिए आम आदमी का जिला मुख्यालय चूरू तक बार बार आवागमन करना शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसानदायक रहता है। एक आम आदमी, मजदूरी पेशा किसान, गरीब व्यक्ति के लिए ये काफ़ी कष्टदायक होता है। अतः मैं नियम 295 के तहत आपके माध्यम से राज्य सरकार और माननीय मंत्री जी से सरदार शहर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एडीएम कार्यालय खोले जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री अशोक, श्री श्रवण कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत उल्लेख प्रस्ताव। उपरोक्त निवेदन है कि पीएचडी विभाग के अय्यन द्वारा 2023 में 5 कूप डोमोली खुर्द में स्वीकृत हुए थे। प्रार्थी नौरंगलाल गुर्जर द्वारा हाई कोर्ट से स्थगन लेके आ गया। बाद में नवंबर 2023 में एक्शन से सांठ गांठ कर 1 कूप उनके निवास पर एक स्वयं का कुआं खोल लिया और कनेक्शन की बात कही, तब उन्होंने 4 कुएं सरकारी कुओं पर कनेक्शन करवा दिया, सामान्य फिट कर दिया, 1 कुआं प्राइवेट निजी कुएं में करवा दिया, जबकि एक सरकारी कुआं वंचित रह गया। अतः सरकार से निवेदन है कि उक्त अभियंता अनियमितता करने वाले अधिकारियों के दंडित किया जाए। सरकारी कुएं को ठेकेदार द्वारा बनाए गए थे, उसमें कनेक्शन करवाने की कृपा करें। श्री संजीव कुमार, बहुत बड़ा अन्याय है। श्री संजीव कुमार, ये अन्याय वाला प्रश्न चर्चा में आएगा। श्री संजीव कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय कणाऊ एवं कुजी ग्राम पंचायत के 8 गांवों के लिए सिद्धमुख सिंचाई परियोजना की रसराणा वितरिका से पेयजल स्रोत के निर्माण कार्य बाबत
295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुजी एवं कणाऊ के कुल 8 राजस्व गांव क्रमशः कणाऊ, नुआ, कुजी, गोरडा पट्टा, गोरडा खालसा, गोरडा मुडेरना, किकराली एवं रामपुरा को वर्तमान में अपनी योजना से पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। इन गांवों को सावा मुख्यालय पर बने पंप हाउस से पानी सप्लाई की जाती है। उक्त पंप हाउस का संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग खंड तारानगर जिला चूरू के अधीन आता है। विगत 2-3 वर्षों में इन गांवों में पेयजल की भारी समस्या रही है। प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में इन गांवों के नागरिकों द्वारा बार बार पेयजल की समस्या होने पर विरोध प्रकट किया जाता है। वर्तमान में सिद्धमुख नहर की रसलाना वितरिका में जल संसाधन विभाग द्वारा रेगुलेशन से पानी प्रवाहित किया जाता है। उक्त दोनों ग्राम पंचायतों की पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान के लिए नुआ ग्राम के सबसे नज़दीक गेहूं गांव से रसलाना वितरिका पर बने नए स्थायी पेयजल स्रोत का निर्माण करने से उक्त दोनों पंचायतों के सभी 8 गाँव में पेयजल की व्यवस्था की जाए तो इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या नहीं रहेगी। उक्त पेयजल स्रोत के निर्माण से 8 गाँवों पर प्रशासनिक नियंत्रण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग खंड तारानगर जिला चूरू के स्थान पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग खंड बादरा जिला हनुमानगढ़ द्वारा किया जा सकेगा, जो कि न्याय संगत एवं प्रभावी रहेगा। अतः अतिशीघ्र कणाऊ एवं कुजी ग्राम पंचायत के 8 गाँवों के लिए सिद्धमुख सिंचाई परियोजना की रसलाना वितरिका पर घेऊ ग्राम के नज़दीक पेयजल स्रोत का निर्माण कार्य करवाया जाना अति आवश्यक है। धन्यवाद। श्री जीवाराम। हृदय की अंतर गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इसे राजस्थान विधानसभा के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत महोदय उपरोक्त विषयांगत निवेदन है कि मैं सरकार का ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र सांचौर जिला सांचौर के शहर सांचौर में पिछली कांग्रेस सरकार के समय दिनांक जनवरी 2019 से दिसंबर 2023 तक निम्नलिखित स्थानों पर करोड़ों रुपए के जमीन फर्जी पट्टे बनवाकर लोगों को बेच दिए। नंबर 1 काजी हाउस, बी ढाणी रोड सांचौर। 2 सिंचाई विभाग नर्मदा परियोजना की जमीन जो कि पीएचडी कार्यालय के पास नेशनल हाईवे के पास है। 3 हवाई पट्टी की जमीन जो कॉलेज और स्टेडियम के लिए आरक्षित थी, उसमें से भी निजी लोगों को पट्टे दे दिए। 4 नेशनल हाईवे के पास माखुबरा चेक पोस्ट के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे की जमीन के पट्टे भी दे दिए। शहर में मात्र 1 मनोरंजन सिनेमा घर की जमीन जिसमें थिएटर बना हुआ था, कई सालों तक उस थिएटर संचालित था, उसको भी तोड़कर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पट्टे बनाकर कॉम्प्लेक्स और शोरूम दुकानें बनवा दी। नेशनल हाईवे बिजली विभाग के सामने पीएचडी का बोर चालू था, उस जमीन पर भी पट्टे बनाकर बेच दिए। बी ढाणी रोड पर श्री हेमाराम जी बिश्नोई जी के ढाणी के पास गोचर भूमि तथा तालाब था, उसको भी पास के खसरे नंबर से पूरी जमीन के पट्टे बनाकर बेच दी थी। दाऊड़ा नाड़ी के नाम से सालों पुराना तालाब की लगभग 28-30 बीघा जमीन, जिसमें वर्तमान में शहर का सारा सीवरेज का गंदा पानी उस तालाब में डाला जा रहा है, उस पर भी कुछ पट्टे दे दिए। उपरोक्त उल्लेख की हुई सारी जमीन के पट्टे निरस्त किए जाए और वापस कब्जा लेकर जनहित में नियमानुसार कार्रवाई करवाकर जो फर्जीवाड़ा किया है उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके आम जनता को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद। श्री शंकर सिंह रावत, पर्ची 2 मिनट हैं। सब अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने के लिए बोला, आपका आभार। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ब्यावर जिले में जो बैंकों के द्वारा, प्राइवेट बैंकों के द्वारा लोन दिया जा रहा है, उस लोन के ऊपर जो फर्जी पट्टों से संबंधित था वो अभी तक भी जांच के अंदर चल रहा है, लेकिन 1 साल हो गया उस मुकदमों के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई हुई नहीं है। और बैंकों से हमारा कहने का मतलब है कि बैंक लोन किससे वसूल करेगी? जो फर्जी पट्टे दिए गए हैं उसके अंदर खसरा नंबर भी अंकित नहीं है।
और उसके ऊपर बैंकों के द्वारा लोन भी उठ रहा है, रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। एक गिरोह काम कर रहा है, अभी तक वो गिरोह का नाम खुलासा नहीं किया गया। गिरोह के अंदर एक स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी गई है और उस गिरोह में गाड़ी नंबर भी उसके RJ14 UK 7121 और इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो है, गाड़ी उठी है जयपुर से, स्कॉर्पियो गाड़ी है, मई 2023 को, 23 मई 2023 को वे डिलीवरी हुई है और उसका रजिस्ट्रेशन होता है 8 महीने के बाद, पूरा चढ़ाव निकलने के बाद। ये 30 जनवरी 2024 को 8 महीने के बाद में रजिस्ट्रेशन होता है और उस गाड़ी का जो मालिक का नाम भी छुपाया गया और तीसरे के ऊपर लिखा गया है। उसका आधार नंबर, पैन नंबर भी दिया गया है JDF PS 7117 के, और आधार कार्ड को भी छुपाया गया। ऐसे भी कैसे उसको लिया गया है, बहुत बड़ा जांच का विषय है। इसमें अध्यक्ष महोदय सबसे बड़ी बात है, 8 महीने के बाद में चुनाव के अंदर गाड़ी चली, टारगेट थाना में इसको पकड़ी गई और उससे पैसे बांटते हुए वसूल करने के लिए भी वो चारों आदमी को बंद किया। लेकिन बड़ा अफसोस है कि ये गाड़ी छूटी कैसे कोर्ट से, वो भी बड़ा एक सोचने का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इसकी गहनता से जांच करे और इस गिरोह को आगे ला करके इसमें पता करें और गाड़ी किसकी थी, अभी तक भी वो गाड़ी रोड पर नहीं है, गाड़ी कहाँ है इसका भी पता लगाएं। आपको धन्यवाद साहब। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।